जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह और मैं हूं कर्नल दानवीर। आज हम बात एक अलग ही टॉपिक पर करेंगे। उसमें थोड़ी पॉलिटिक्स है और थोड़ा फौजी रेलेवेंस भी उसमें तलाशेंगे और पॉलिटिक्स की बात करेंगे हम, पंजाब के पॉलिटिक्स की। आपने टेलीविजन में तो बहुत सारे डिबेट सुन लिए होंगे कि पंजाब के अंदर अब दलित चीफ मिनिस्टर ने ओथ ले ली है। स्वेरिंग इन सेरेमनी उसकी कल हुई और उसका क्या फायदा होगा कांग्रेस को, क्या नुकसान होगा अकाली दल को, आम आदमी पार्टी, ये सारी कहानी आपने सुन ली होगी। मैं बात उसी दलित चीफ मिनिस्टर के रेफरेंस से लूंगा, लेकिन बात में कुछ और करूंगा। बात में उसका रेलेवेंस फौज में क्या है, उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इतिहास क्या है और कौन है ये लोग जिनकी नुमाइंदगी ये चिन्ना जी करते हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जब पंजाब का जहां तक सवाल है, पंजाब के अंदर जो सिख कम्युनिटी है, डोमिनेंट कम्युनिटी सिख कम्युनिटी है, इसके अंदर आम लोगों को, आम इंडियंस को, आम शहरियों को, देश के और नागरिकों को ये शायद मालूम ही नहीं था कि सिखों में भी बहुत सारे डिवीजन हैं, सिखों में भी कास्टिज्म है। बड़े दुख की बात है क्योंकि जो हमारे गुरु थे, गुरुओं ने कभी भी कास्ट को रेलेवेंस नहीं दी। इसीलिए वहां पर लंगर होता है, इसीलिए वहां पर गुरुद्वारे के अंदर सब एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो ये एक उन्होंने जो पंथ चलाया था, जो उन्होंने रिलीजन चलाया था, विच वॉज सपोज टू बी कास्टलेस सोसाइटी, ऊंच नीच से अलग ये सोसाइटी, और ये उन्होंने कोशिश करी साथ बैठ के सबको खाना खिलाने और खाने से। आप में से जो भी ये मेरा YouTube प्रोग्राम देख रहे हैं और आप अगर गांव से रिलेटेड है तो आपको ये समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। आज भी ऊंची कास्ट के लोग छोटी कास्ट के लोगों के साथ बैठकर दावत में नहीं शरीक होते। जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उनको अलग बिठाया जाता है। बड़े दुख की बात है। तो हमारे गुरुओं ने ये परंपरा स्टार्ट करी कि भाई गुरु का लंगर, गुरुद्वारे में जो लंगर होगा वो सब बैठ के एक साथ खाएंगे। अमीर गरीब, ऊंच नीच, इसकी कोई परवाह नहीं करी जाएगी। सब एक लाइन में बैठेंगे और सब एक साथ खाना खाएंगे या लंगर छकेंगे। चलिए, ये तो बात रही गुरुओं की, किताबों की। बट हकीकत में ये ऐसा नहीं है। हकीकत में अनफॉर्चुनेटली कास्टिज्म बहुत रिजिड है। जैसे हिंदी हार्टलैंड यानी कि राजस्थान, हरियाणा में थोड़ा काम, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि एक सिस्टम है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसे मनुस्मृति के हिसाब से ये चीजों का डिवीजन हुआ है। ऐसा डिवीजन वहां नहीं है, पंजाब में नहीं है। पंजाब में दो ही कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी सिखों पे रही है, सिखों में जाट कम्युनिटी है और मजहबी और रामदासिया सिख है ब्रॉडली। अब मजहबी सिख वो है जो मल उठाया करते थे, जिनको हम महादलित कह देते हैं, और रामदासिया वो सिख हैं जो चमड़े का काम करते थे और जिनको मायावती रिप्रेजेंट करती हैं और कांसीराम रिप्रेजेंट करते थे। वो है रामदासीय सिख। इसमें रामदासीय हिंदू भी हैं, वो संत रविदास को मानते हैं। रविदास का जन्म बनारस में हुआ और भक्ति काल के वो एक बहुत जबरदस्त पोएट थे और उनकी कहते हैं कि 41 जो पंक्तियां हैं या दोहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। और रामदासिये जो है वो इनको बहुत मानते हैं। तो ये है रामदासिये, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं चीना साहब आपके पंजाब में। अब ये
अब जैसा मैंने बताया कि सिख्स के अंदर भी कास्ट सिस्टम है, यानी कि जाट सिख और मजबी रामदासिया सिख, ये सिख है। और भी सिख है, खत्री सिख है, भापे सिख है, फिर निरंकारी भी है। इन चीजों में हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली भापा सिख और निरंकारी और ये सब अपर क्लास में आ जाते हैं। और इस अपर क्लास के अंदर सबसे डोमिनेटिंग कम्युनिटी पंजाब की बात करें तो वो जाट सिख है। पंजाबी में जाट नहीं बोलते हैं, जट बोल देते हैं, अदरवाइज वो जाट सिख है। और इंटरेस्टिंगली जाट सिख जो है, जो जाट है वो इंडिया के पंजाब में सिख है 99.9%। पाकिस्तान के अंदर जाट मुसलमान है, वो भी अपने आप को जट बोलते हैं, वो जट मुसलमान है। हमारे यहाँ पे जट सिख्स हैं। और पंजाब के अंदर जितने भी मजबी रामदासिये थे वो पाकिस्तान के पंजाब में वो कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन बन गए। और काफी सारे फिर इंडिया भी आ गए। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर शेड्यूल कास्ट की, दैट इज मजबी एंड रामदासिया, और इनसे एसोसिएटेड और भी जो कास्ट हैं। और पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पास वोट पावर है। और जो जाट सिख है या जट सिख है उनके पास में मनी पावर है, लैंड की पावर है। जितने भी विदेशों में ये सिख गए हैं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब ज्यादातर प्रिडोमिनेंटली जाट सिख हैं। और खालिस्तानी मूवमेंट भी जाट सिखों द्वारा चलाया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग मैं पॉइंट यहां पे रख रहा हूं कि क्योंकि मैं सिखलाई से हूं, और सिख लाइट इन्फेंट्री के अंदर मजबी और रामदासिया ही सैनिक होते हैं। बेसिकली शेड्यूल कास्ट तबके के सिख इसमें भर्ती होते हैं। इनको आप दलित, मॉडर्न भाषा में दलित सिख भी कह सकते हैं। ये सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान होते हैं। तो एक बात, जब मैं न्यूली कमीशन्ड हुआ और जब मैं पलटन में पहुंचा तो इंटरेक्शन होता था जवानों के साथ में। तो उन दिनों में खालिस्तान मूवमेंट बहुत जोरों पे था। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि ये खालिस्तान अगर बन जाएगा तो फिर आप लोगों को तो पासपोर्ट लेना पड़ा करेगा। ऐसी हंसी मजाक चल रही थी। तो उसमें एक बड़े सीरियस नोट पे एक हमारे जेसीओ साहब थे, सूबेदार साहब, उन्होंने बोला कि साहब जब तक हम हैं पंजाब में खालिस्तान कभी नहीं बन सकता। तो मेरे को एकदम से इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता है कि ये खालिस्तानी मूवमेंट जाट सिखों द्वारा चलाया गया मूवमेंट है। और जब भी पंजाब के अंदर अकालियों की सरकार होती है, यानी कि जाट डोमिनेटेड सरकार होती है, तो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार होता है। हमारे साथ गांवों के अंदर बहुत ही भेदभाव किया जाता है। और अगर ये खालिस्तान बन गया तो ये बेसिकली जाट सिख का राज होगा और हम लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो हम किसी भी हालत में खालिस्तान नहीं बनने देंगे। ये मेरे को 1991 में किसी ने कहा था। रिटायरमेंट के बाद अभी मेरे को मौका मिला अपने टीवी चैनल के साथ पंजाब जाने का, और वहां भी मैंने यही सवाल पूछा। मैंने कहा कि ये खालिस्तानी मूवमेंट कितना स्ट्रांग है पंजाब में। उन्होंने बोला, फिर वही बात बोली कि जब तक हम हैं यहां पर ये मूवमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी भी हालत में जाट सिखों को इस तरीके का कोई भी काम करने नहीं देंगे जिसकी वजह से हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान सहना पड़े सदियों सदियों तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब ये चरणजीत सिंह चीना या जो भी इनका नाम है, ये अभी मुख्यमंत्री बन गए, तो इससे एक नई पॉलिटिक्स को जन्म मिला है। और वो जो नई पॉलिटिक्स वो ये है कि अब जो वोट बैंक है, जो वोट पावर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी घटना पंजाब के अंदर हुई है। अब जो चीज हमने पहले यूपी में और बिहार में देखी थी कि अपर कास्ट का हिंदू चीफ मिनिस्टर अपने दम पर नहीं बन सकता बगैर दलित समाज और पिछड़े समाज के वोट लिए, वही चीज अब हम पंजाब में देखेंगे। ये तकरीबन 20 साल पुराना रेवोल्यूशन आया है और इसको मैं रेवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, क्योंकि अब
क्योंकि दलित एक चीफ मिनिस्टर पंजाब में बन गया है, अब इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते इस फैक्टर को, दलित फैक्टर को। और दलित फैक्टर अब पॉलिटिकली एम्पावर्ड महसूस कर रहा है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड महसूस कर रहा है। मैंने अपने एक रिटायर्ड साहब का सूबेदार थे, उनको फोन किया जब ये चीना जी जब बन गए मुख्यमंत्री, तो मैंने बोला भाई क्या माहौल है। कहते साहब हम लोगों ने ढोल भी बजा लिया है और हम लोगों ने मिठाई भी बांट ली और ये बहुत ही बड़ी चीज हो गई है हमारे समाज के लिए। अब आप ये वंडर कर रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, लेकिन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, इन लोगों के साथ क्योंकि नौकरी करी है, इन लोगों को मैं समझता हूं, पंजाब की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मेरे को है। और इसका एक मिलिट्री रेलेवेंस भी है, मिलिट्री एंगल भी है। मिलिट्री एंगल इस तरीके से है कि जहां जहां अंग्रेजों ने अपने रिक्रूटमेंट कैचमेंट्स बनाए, वही रिक्रूटमेंट कैचमेंट्स आज भी उसी तरीके से कायम है। फौज में उसी तरीके से रिक्रूटमेंट आज भी होता है जैसे अंग्रेजों के टाइम में होता था। और जिस जिस कम्युनिटी की रिक्रूटमेंट हुई है उस कम्युनिटी ने तरक्की करी है। आपका पूरा उत्तराखंड देख लीजिए, आपका हिमाचल देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, आप राजस्थान के अंदर देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। यहां पर डेवलपमेंट हुआ है, लोगों की जीडीपी भी ज्यादा हाई है, परचेज पावर भी अच्छी है और यहां के लोग भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि बंधी हुई आय मिलती थी। ये लोग फौज में ज्यादा जाते थे, फौज से जब वापस आते थे अंग्रेजों के जमाने में तो इनको जमीन भी मिलती थी, इनको पैसा भी मिलता था। तो नेचुरल सी बात है कि पूरे परिवार का अपलिफ्टमेंट होता था। तो यही चीज हमने पंजाब में देखी है। पंजाब में जाट सिखों के पास में लैंडेड प्रॉपर्टी जरूर थी, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से मजहबी और रामदासिया सिखों को फौज में भर्ती किया गया, इनको फौज में रिक्रूट किया गया और यही प्रथा अंग्रेजों ने भी रखी। तो काफी बड़ी तादाद में एक्स सर्विसमैन मजहबी और रामदासिया तबके का है। इनके लाइफस्टाइल्स अब बेटर हो गए हैं। दो चीजें हुई हैं, मजहबी और रामदासिया सिख्स का स्टैंडर्ड बढ़ा है, इन लोगों ने मेहनत करी है, इन लोगों ने श्रम किया है, इन लोगों का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा है। उधर जाट सिखों का इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा कम हुआ है और सोशल स्टेटस के अंदर भी वो एक कश्मकश में है। जाट सिखों के जो लड़के हैं ये नशे में और ड्रग्स में बुरी तरह डूब चुके हैं और विदेश में जाकर इन्होंने विदेश में जाना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, इन्होंने अपनी जमीनें बेचनी शुरू कर दी। तो इनका जो होल्ड थी रूरल पंजाब में अभी भी बहुत है, लेकिन धीरे धीरे कम हुई है। यह समझना बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे घटी है। और उधर मजहबी और रामदासिया सिखों की रूरल कंट्री के अंदर चीज बढ़ी है, ये इनका जो सोशल स्टेटस है वो इंप्रूव हुआ है। आई रिमेंबर जब मैंने फौज ज्वाइन करी थी और उन दिनों में एक मेरे को याद है एक फैमिली वेलफेयर फंक्शन हुआ था, उसमें जिस तरीके से इन लोगों के जो परिवार के लोग जब उसमें शरीक हुए थे तो उनके पहनावे से और उससे समझ में आ रहा था कि ये कितने बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। और जब मैंने वो 20 साल के बाद फौज छोड़ी और उसी फैमिली वेलफेयर के हवाले से जब इनके परिवारों को मैंने देखा तो मैं दोनों चीजों को कंपेयर किया। 20 साल में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। रहन सहन का तरीका, उठने बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का, खान पान का, सब में बहुत ही भारी बदलाव आया। इन सब में बच्चों को एजुकेशन देने की बहुत अधिक ललक है और इसी वजह से ये चीजें इंप्रूव भी इनके समाज में हो रही हैं। अब क्योंकि
मैं बात कर रहा हूं, इसमें पॉलिटिक्स की भी बात हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की भी बात हो रही है, तो फौज की बात भी करना जरूरी है। जैसा मैंने बोला कि महाराजा रणजीत सिंह ने इनको पहले समझा और इनको फौज में भर्ती किया। अनफॉर्चुनेटली तब भी जो अपर कास्ट के जो सैनिक थे, यानी कि डोगरा थे, उसके फौज में जाट थे, राजपूत थे और जाट सिख थे, इन लोगों ने इनके साथ, इनको अपने साथ शामिल होने से इनकार कर दिया कि ये हमारे साथ, हमारी पलटनों में, हमारे लश्कर में नहीं आ सकते। तो महाराजा रणजीत सिंह ने इनके लिए अलग लश्कर बनाए, अलग कंपनियां, प्लेटूने और वो सब चीजें बनाई। तो महाराजा रणजीत सिंह के लिए इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। जब भी किसी कैंपेन में जाते थे, पुल बनाना और सड़क निर्माण करना और गोदी बनाना और ये सारी चीजों का जो निर्माण कार्य होता है लड़ाई के अंदर, जो आजकल इंजीनियर्स करते हैं, ये काम ये करा करते थे। और क्योंकि ये फौजी थे तो इनके पास हथियार भी होते थे और जरूरत पड़ने पर ये लड़ते भी थे। तो ऐसे करके ये महाराजा रणजीत सिंह की फौज में रहे। जब अंग्रेजों से ये सिख हार गए और पूरा पंजाब और पूरा महाराजा रणजीत सिंह का जो राज्य था ये कंपनी ने हड़प लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प लिया, तो इनको डिसबैंड कर दिया गया। मजहबी और रामदासियों की फौज को डिसबैंड कर दिया गया। फिर दिल्ली के अंदर एक आजादी की लड़ाई शुरू हो गई, जिसको 1857 की क्रांति बोलते हैं। और इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पंजाबी सैनिकों की मदद ली। और दिल्ली गेट पे आज भी जाएंगे तो दिल्ली गेट के लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया गया है। वहां पे लिखा भी हुआ है कि ये अंग्रेजों की फौज ने इसको बारूद से उड़ाया और तभी इसी दर्रे की मदद से उनके जो सैनिक हैं दिल्ली में दाखिल हुए और दिल्ली पर उन्होंने कब्जा किया। तो ये जो कार्रवाई थी एक्सप्लोजिव लगा के और इसको उड़ाने की, ये कार्रवाई मजहबी और रामदासिया सिखों ने ही करी थी। ये दरअसल ये वही सैनिक थे महाराजा रणजीत सिंह के जो डिसबैंड हो गए थे, उन्हीं सैनिकों को दोबारा से इकट्ठा किया गया और उनका इस्तेमाल किया। ये अंग्रेजों को बहुत ही अंग्रेजों को इनकी बहादुरी पर बहुत ही अचंभा हुआ। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतने बहादुर भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कार्रवाई से पहले अपर कास्ट सैनिकों का खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो हमेशा इस ब्रीच को पैदा करने में, बनाने में या दीवार को तोड़ने में असमर्थ रहे। काफी सारे हमले हुए, वो हर एक हमला विफल हो गया। मजहबी और रामदासिया सिख के जो सैनिक थे इस कम्युनिटी के, इनका जब इस्तेमाल हुआ तब जाके दिल्ली दरवाजे, दिल्ली गेट के उधर एक गैप क्रिएट किया गया, जिससे अंग्रेजों की फौजें अंदर दाखिल हुई और फिर दिल्ली पर कब्जा हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने इनकी एक पायनियर रेजिमेंट बना दी और ये पायनियर्स बन गए। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इन्होंने पायनियर्स का काम किया। इन्होंने इराक में लड़ाई लड़ी, इन्होंने फिलिस्तीन में लड़ाई लड़ी, इन्होंने यूरोप में भी लड़ाई लड़ी और इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया। लेकिन फिर मैकेनाइजेशन शुरू हो गया और जो पायनियर्स की जरूरत कम हो गई तो इनको डिसबैंड कर दिया गया 30 के दशक में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में 41 में इनको दोबारा से रेज किया गया और इनका नया नाम दिया गया सिख लाइट इन्फेंट्री। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत कीर्तिमान स्थापित किए और आजाद भारत में इन्होंने हर एक जंग के अंदर पुरजोर तरीके से हिस्सा लिया और आज की तारीख में बहुत ही सम्मानित रेजिमेंट्स में ये एक शामिल है। बहुत सारे वीरता पदक इनके क्रेडिट में जाते हैं, बहुत सारी शहादतें दी हैं और देश को इन पर गर्व है। इंटरेस्टिंगली, और अगर इतिहास में जाएं तो जब गुरु तेग बहादुर का कत्ल कर दिया था, उनको शहीद कर दिया था मुगलों ने, और उनका धड़ और शरीर चांदनी चौक में जहां पे शीशगंज है वहां पे पड़ा हुआ था, उनके धड़ और शरीर को वहां से उठाकर और गुरु गोविंद सिंह जो उनके लड़के थे, साहबजादे थे, उनके सामने ले जाने का श्रेय भी
एक मजहबी सिख को ही जाता है। और तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि इनको भी धर्म में शामिल किया जाए, और तब से ये लोग सिख बन गए। तो ये इनका इतिहास रहा है, और आज एक नया इतिहास बना है जिसमें इन्हीं के समाज के लोग अब पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और उसका एक परिणाम आप देख रहे हैं, उसका एक फैक्टर आप देख रहे हैं, वो है इस नए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से जुड़ा हुआ। और ये फैक्टर आने वाले दिनों में स्ट्रांग होता चले जाएगा। जो जाट सिख पॉलिटिक्स है, अब उसको एक काउंटर पॉलिटिक्स इनकी तरफ से मिलेगी, और जाट सिख मोनोपोली जो आप पंजाब में देखते हैं, वो अब धीरे धीरे उसको चैलेंज करेगी ये कम्युनिटी के लोग, और इससे बहुत सारी उथल पुथल भी होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम एक इंक्लूसिव समाज बनता देखेंगे। जो दलित लोग हैं, जो काफी दबाए हुए थे और पिछड़े थे फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब उनको एक अहमियत मिलेगी, उनका एक रेलिवेंस होगा, और मेरे ख्याल से एक बेहतर समाज आप पंजाब में देख पाएंगे। बहरहाल मेरी इस पेशकश में इतना ही। आपने इसको ध्यान से सुना, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। और कई लोगों को, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल बात हुई है, तो बहुत लोगों को शायद पसंद भी ना आया हो। खैर, जो भी है, पसंद आया या ना आया, आप अपने कमेंट्स डालिएगा, शेयर कीजिएगा, और लोगों तक इसको पहुंचाइएगा, क्योंकि ये डिस्कशन है, वाद विवाद है। यही हमारी डेमोक्रेसी और फ्री मीडिया की खासियत है। तो अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।